नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। आज यूक्रेन दौरे पर पीएम मोदी जाने वाले हैं, जहां कीव में राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात करेंगे और ट्रेन से 10 घंटे का सफर करेंगे। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि ट्रेन से 10 घंटे का सफर करके कीव पहुंचेंगे। 1991 के बाद भारतीय पीएम का ये पहला दौरा। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं कि आज यूक्रेन दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं, जहां कीव में राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात करेंगे और 10 घंटे का ट्रेन से 10 घंटे का सफर करके कीव पहुंचेंगे। और आपको ये भी जानकारी देते चले कि 1991 के बाद भारतीय पीएम का ये पहला दौरा है। तो आज पीएम मोदी यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचेंगे, जहां पीएम मोदी की ये यात्रा विशेष इसलिए मानी जा रही है क्योंकि ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री का यूक्रेन का पहला दौरा है, जो रूस के साथ चल रहे संघर्ष के बीच चल रहा है। और आपको बताते चले कि पीएम मोदी की इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और वार्ता के माध्यम से शांति की पहल करना है। ट्रेन से तकरीबन 10 घंटे का सफर करके पीएम मोदी यूक्रेन पहुंचेंगे और इसके बाद पीएम मोदी गांधी की मूर्ति पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। आपको ये भी जानकारी देते चले कि पीएम की इस यात्रा से यूक्रेन में रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, जहां कीव राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात करेंगे और इस बैठक में दोनों नेता रक्षा, आर्थिक साझेदारी और वैज्ञानिक विकास के क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना जताई जा रही है। तो देखिए, आज यूक्रेन दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं और कीव में राष्ट्रपति जेलेंस्की से यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो मुलाकात करेंगे। और आपको ये भी जानकारी देते चले कि ट्रेन से 10 घंटे का सफ़र करके पीएम नरेंद्र मोदी कीव पर पहुँचेंगे। और वहीं 1991 के बाद भारतीय पीएम का ये पहला दौरा है। तो चलिए आगे बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह रहने वाले हैं। नक्सल मोर्चा पर रणनीति बनेगी। 8 महीने में 146 नक्सली ढेर हो चुके हैं और 32 कैंप खुले हैं। रायपुर में एनसीबी के कार्यालय का उद्घाटन भी करेंगे। ये बड़ी जानकारी छत्तीसगढ़ से सामने आ रही है कि आज 3 दिवसीय दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह रहने वाले हैं, जहां नक्सल मोर्चे पर रणनीति बनेगी और 8 महीने में 146 नक्सली जो हैं वो ढेर हो चुके हैं और 32 कैंप खुले हैं। रायपुर में एनसीबी का जो कार्यालय है उसका उद्घाटन भी करेंगे गृहमंत्री अमित शाह। तो आज केंद्र सरकार राज्यों को नक्सली आतंक से मुक्त करने के लिए महत्वपूर्ण रणनीति पर काम कर रहे हैं और गृहमंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो नक्सल विरोधी अभियानों का इस पर बैठक करेंगे। बैठक करने के बाद आपको बताते चले कि कई बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। 24 अगस्त की सुबह रायपुर जिले के चंपारण शहर में महाप्रभु वल्लभाचार्य के आश्रम का दौरा भी करेंगे। इसके बाद अंतर्राज्यीय समन्वय पर छत्तीसगढ़ और पड़ोसी राज्य के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। राज्य के वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास पर एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। रायपुर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के एक कार्यालय का उद्घाटन भी करेंगे। छत्तीसगढ़ में सहकारी क्षेत्र के विस्तार पर एक बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे गृहमंत्री अमित शाह। तो छत्तीसगढ़ के 3 दिवसीय दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह रहने वाले हैं, जहां आपको बताते चले कि बैठक होगी। बैठक में तमाम चर्चाएं होंगी। नक्सलवाद पर अहम चर्चा होगी और साथ ही साथ आपको बताते चले कि नक्सल मोर्चे पर रणनीति बनाई जाएगी। 8 महीनों में 146 नक्सली ढेर हो चुके हैं और 32 कैंप बनाए गए हैं। देखिए, ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं कि गृहमंत्री अमित शाह जो हैं छत्तीसगढ़ के 3 दिवसीय दौरे पर रहने वाले हैं। और आपको बताते चले कि
यहाँ बैठक करेंगे और बैठक की अध्यक्षता करेंगे। 24 अगस्त की सुबह रायपुर जिले के चंपारण शहर में भी वो पहुंचेंगे गृहमंत्री अमित शाह, जहां महाप्रभु वल्लभाचार्य के आश्रम का दौरा करेंगे और इसके बाद अंतर्राज्यीय समन्वय पर छत्तीसगढ़ और पड़ोसी राज्य के मुख्य जो सचिव हैं या फिर पुलिस महानिदेशक हैं उनकी बैठक की अध्यक्षता करेंगे और तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। विकास के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, नक्सलवाद पर चर्चा की जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं 4 दिवसीय अमेरिका दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहने वाले हैं, जहां वॉशिंगटन डीसी पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन से मुलाकात करेंगे। सैन्य रणनीति सहयोग पर भी खास बातचीत होगी। तो देखिए ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। आज 4 दिवसीय अमेरिका दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहने वाले हैं, जहां रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन से मुलाकात करेंगे और इस मुलाकात के दौरान रक्षा मंत्री सैन्य रणनीति सहयोग पर भी खास बातचीत होगी। तो वॉशिंगटन डीसी पहुंचे रक्षा मंत्री, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो हैं वो रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात के दौरान सैन्य रणनीति सहयोग पर भी खास बातचीत होगी। दिवसीय अमेरिका दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो हैं वो रहने वाले हैं और इस दौरान वो रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन से मुलाकात करेंगे। मुलाकात के दौरान सैन्य रणनीति पर सहयोग पर खास बातचीत होगी। तो ये भारत के लिए भी देखा जाए तो ये दौरा जो है रक्षा मंत्री का काफ़ी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस दौरे के दौरान आपको बताते चले कि दोनों देशों के बीच रक्षा को लेकर रणनीति बनाई जाएगी, खास बैठकें होंगी और रणनीति सहयोग पर भी खास बातचीत होगी। और देखिए भारत में जेट इंजन बनाने पर भी चर्चा जो है वो संभव है और GEHL के बीच जेट इंजन को लेकर भी जो करार है वो इस बैठक में, इस मुलाकात में संभव है और भारत में जेट इंजन बनाने पर भी चर्चा जो है वो संभव है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 4 दिवसीय अमेरिका दौरे पर हैं, जहां रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। भारत अमेरिका के बीच वैश्विक रणनीति साझेदारी से सुदृढ़ करने के मुद्दों पर नहीं और बल्कि आपसी द्विपक्षीय सैन्य रणनीति सहयोग पर भी खास बातचीत होगी। भारत की 31 MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन खरीदेंगे और सेना के स्ट्राइक ब्रिगेड के लिए लड़ाकू वाहनों का प्रस्तावित संयुक्त जो है वो निर्माण के साथ वायुसेना के तेजस लड़ाकू विमानों के लिए GEF 404 इंजन का भारत में सह उत्पादन करने जैसे सहयोग के अहम मसलों पर बातचीत होगी। रक्षा मंत्री इस क्रम में अमेरिकी रक्षा उद्योग के साथ चल रहे सहयोग और भविष्य के रक्षा सहयोग पर एक उच्च स्तरीय गोलमेज बैठक की अध्यक्षता करेंगे। साथ ही वे भारतीय समुदाय से भी रूबरू होंगे और वायुसेना ने तेजस के अधिग्रहण की जब घोषणा की थी तब तेजस MK लड़ाकू जेट मार्च 2024 तक मिल जाने का लक्ष्य जो है वो रखा गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अब इस वक्त की एक और बड़ी खबर की, जहां सीएम अरविंद केजरीवाल से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है और आज सीएम केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, जहां 14 अगस्त को कोर्ट ने CBI को नोटिस जारी किया था। आज जवाब देगी एजेंसी। तिहाड़ जेल में बंद है सीएम केजरीवाल। तो देखिए ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी आज, जहां 14 अगस्त को कोर्ट ने CBI को नोटिस जारी किया था और अब आज जो है एजेंसी जवाब देगी। तो सीएम अरविंद केजरीवाल जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और आज शराब नीति केस से जुड़े
सीबीआई केस में सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। 14 अगस्त को हुई मामले की पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत देने से इनकार कर दिया था, जहां जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइया की पीठ के समक्ष केजरीवाल ने सीबीआई के हाथों अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। तो देखिए, आज अरविंद केजरीवाल को इस सुनवाई से कहीं ना कहीं एक उम्मीद भी होगी कि आज उनके लिए कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर जो है वो सामने निकल कर आए, क्योंकि आज केजरीवाल की जो जमानत याचिका थी उस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है और 14 अगस्त को जो कोर्ट ने सीबीआई को ये नोटिस जारी किया, तो आज जो एजेंसी है वो जवाब देगी। और तिहाड़ जेल में आपको बताते चले कि जो अरविंद केजरीवाल है वो शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तार है, तिहाड़ जेल में वो बंद है। बड़ी खबर की ओर, कोलकाता रेप मर्डर केस सुप्रीम कोर्ट के आश्वासन के बाद डॉक्टरों की हड़ताल जो है वो खत्म हो गई है। सुप्रीम कोर्ट अपील के बाद फोडा ने स्थगित की है हड़ताल। सीबीआई से मिलेगा डॉक्टरों का प्रतिनिधि मंडल। तो देखिए, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की अपील के बाद आरजी कर मेडिकल कॉलेज में प्रशिक्षु डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले में फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन और राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने अपनी हड़ताल जो है वो अब खत्म कर दी है। एम्स, सफदरजंग, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सहित दिल्ली के सभी अस्पतालों में आज ओपीडी सुविधा पूरी तरह से सामान्य हो जाएगी। 11 दिनों से हड़ताल कर रहे रेजिडेंट डॉक्टर सुप्रीम कोर्ट के आश्वासन के बाद काम पर लौट आए हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद गुरुवार शाम को एम्स, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सहित दूसरे अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन की बैठक हुई। सबसे पहले एम्स और आरएमएल अस्पताल में हड़ताल खत्म करने का फैसला लिया गया। बैठक के बाद फेडरेशन ऑफ नेशनल मेडिकल एसोसिएशन ने भी अपना जो हड़ताल है वो खत्म करने की घोषणा कर दी। कोलकाता में सीबीआई टीम से मिल सकता है आज जूनियर डॉक्टर्स का डेलीगेशन। तो देखिए, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अपील के बाद जो डॉक्टर हैं जो हड़ताल पर थे, उन्होंने अपना हड़ताल जो है वो खत्म कर दिया है और सीबीआई से आज जो डॉक्टरों का प्रतिनिधि मंडल जो है वो मिल सकता है। तो आपको बताते चले कि कोलकाता रेप मर्डर केस में ये एक बड़ी जानकारी आप तक साझा करें। कल सुप्रीम कोर्ट पे सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान जो सीबीआई ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश किया और साथ ही साथ आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट में डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में सुनवाई हुई। डीवाई चंद्रचूड़ ने अपील की डॉक्टर से कि आप अपने काम पर चले जाए, जो भी इस पूरे मामले पर है सुनवाई हो रही है। तो कहीं ना कहीं अब चाहे जो भी लोग हैं या चाहे डॉक्टर्स हैं, अब यहाँ पर इस पूरे मामले में एक जो उम्मीद की किरण है वो दिखती हुई नज़र आ रही है। और अब सुप्रीम कोर्ट के अपील के बाद जो डॉक्टर्स हैं वो अपने काम पर फिर से लौट चुके हैं। जो ओपीडी है वो अब पूरी तरह से सुचारू हो चुकी है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं त्रिपुरा की, जहां त्रिपुरा में कुदरत का कहर जारी है। लगातार बारिश से 12 लोगों की मौत हो चुकी है और 65,000 से ज्यादा लोग राहत शिविर में रह रहे हैं। आज 22 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया। तो देश भर में कहीं तेज तो कहीं धीमी बारिश हो रही है। मौसम विभाग यानी IMD ने आज 22 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगर बात करें त्रिपुरा में, तो पिछले कुछ दिनों से हुई भारी बारिश से 12 लोगों की मौत हो गई है। आज राज्य में 65,400 लोगों ने 450 राहत शिविरों में शरण ली है, क्योंकि भारी बारिश के कारण उनके घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। धलाई, खोवाई, दक्षिण त्रिपुरा, पश्चिम त्रिपुरा, उत्तर त्रिपुरा और उनाकोटी जिलों में नदियों का जलस्तर जो है वो खतरे के निशान से ऊपर है। कृषि फसलों के साथ साथ घरों और पशुओं को भी भारी नुकसान होने की बात कही जा रही है। पूर्वोत्तर राज्य में करीब 17 लाख जो है वो लोग प्रभावित हुए हैं और 1,789 स्थानों को साफ कर दिया गया है। अन्य स्थानों पर बहाली का काम जो है वो जारी है और असम राइफल्स ने एक
राज्य भर से 750 से अधिक लोगों को निकाला गया है। तो यहाँ पर देश भर में बारिश जो है वो अपना कहर ढाता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखिए ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तिरुपुरा की तस्वीर है। किस तरीके से सड़क जो है वो तालाब में तब्दील हो गए हैं, घरों में पानी घुस चुका है, लोग जो फंसे हैं उनका रेस्क्यू किया जा रहा है, उनको सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर पानी जो है वो पूरी तरह से घुटनों भर चुका है और घरों में भी पानी जा चुका है। जो लोग हैं उनके दिनचर्या के काम में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग जो हैं कई जगह फंसे हुए हैं, उनका एसडीआरएफ की टीम के द्वारा यहाँ पर रेस्क्यू भी किया जा रहा है, उनको सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया जा रहा है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कोलकाता रेप मामले में न्याय की चीखें अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई दे रही है, जिसमें कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की। शीर्ष अदालत ने कहा कि इस केस में लीपापोती करने की कोशिश की गई है, जांच के नियमों की अनदेखी की गई और साथ ही वारदात पर पर्दा डालने की भी कोशिश की गई। अस्पताल प्रशासन ने इस मामले में एक्शन नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाते हुए केस डायरी की हार्ड कॉपी भी मांगी है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, क्या कारण है कि 14 घंटे बाद एफआईआर दर्ज हुई? कॉलेज के प्रिंसिपल को सीधे आकर कार्रवाई करनी चाहिए थी, वे किसे बचा रहे हैं? शीर्ष अदालत के जस्टिस पारदीवाला ने तो ये तक कह दिया कि 30 साल में ऐसा केस पहले मैंने कभी नहीं देखा। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में जांच की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की। सीबीआई ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट में कोलकाता पुलिस की ओर से की गई लापरवाही का जिक्र किया। ऐसे में सवाल यह है कि दोषियों को बचाने और सबूतों को मिटाने के पीछे कौन सा तंत्र और शक्ति छुपी हुई है? देखिए ये पूरी रिपोर्ट। पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। आलम यह है कि कई दिनों के बाद भी डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ है और अभी भी कई राज्यों में अस्पताल की सेवाएं प्रभावित चल रही है। और ये मामला न केवल समाज के गिरते नैतिक मूल्यों की ओर इशारा करता है, बल्कि हमारी न्यायिक व्यवस्था की मजबूती पर भी सवाल खड़े करता है। पीड़िता के लिए न्याय की मांग अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच चुकी है, जहाँ हर किसी की निगाहें टिकी हुई है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में जांच की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है। सीबीआई ने अपने स्टेटस रिपोर्ट में कोलकाता पुलिस की ओर से की गई लापरवाही का जिक्र किया है। संदेह के आधार पर जिन लोगों से पूछताछ की गई है, उनका भी ब्यौरा स्टेटस रिपोर्ट में दिया गया है। इसके साथ ही जांच एजेंसी ने घटनास्थल को सुरक्षित नहीं किए जाने की बात भी रिपोर्ट में दाखिल की है। सीबीआई ने पिछले 6 दिन में 2 लोगों से लगातार पूछताछ की है। पहला मुख्य आरोपी संजय रॉय है, तो दूसरा पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष है। सीबीआई ने अस्पताल में जाकर सभी फॉरेंसिक जांच की और सबूत इकट्ठा करने की कोशिश की। सीबीआई के सीएफएसएल टीम के 5 डॉक्टर्स ने संजय रॉय का साइकोलॉजिकल टेस्ट किया, जिसका एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई। ये टेस्ट इसीलिए करवाया गया ताकि जांच एजेंसी ये सुनिश्चित कर सके कि क्या आरोपी संजय रॉय के बयानों पर विश्वास किया जा सकता है। सीबीआई ने इस एंगल पर भी जांच की कि क्या वारदात में अकेले संजय रॉय शामिल था या एक से ज्यादा आरोपी। शीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान इस केस में कोलकाता पुलिस के रवैये पर सख्त टिप्पणी की। जस्टिस जेबी पारदीवाला ने कहा कि पिछले 30 साल में हमने ऐसा केस नहीं देखा। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट और कोलकाता पुलिस की जांच रिपोर्ट में अंतर पर भी सवाल उठाए और कोलकाता पुलिस के रवैये को संदेहजनक बताया। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया है कि घटनास्थल को नुकसान पहुँचाया गया और सबूत मिटाए गए। सीबीआई की इस दलील को पश्चिम बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने विरोध किया। सीबीआई से जब कोर्ट ने पूछा मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट कहाँ है, तो सीबीआई ने कहा कि हमारी समस्या ये है कि हादसे के 5 दिन बाद हमें जांच मिली है। वहीं कपिल सिब्बल का कहना है कि ये केस डायरी का हिस्सा है और सिर्फ ऐसे ही प्रस्तुत किया गया है। ऐसे में सीबीआई के इन दावों के बाद सवाल यही है कि सबूत मिटाने से लेकर दोषियों को बचाने तक के पीछे आखिर कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो चलिए अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की, जहां महाराष्ट्र के बदलापुर में स्कूली बच्चियों के यौन हिंसा मामले को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस पर कई सवाल खड़े किए और साथ ही मामले में पुलिस की कार्यशैली पर भी प्रश्न चिन्ह
खड़ा किया। कोर्ट ने कहा कि अगर पता चला कि महाराष्ट्र पुलिस ने अपना कर्तव्य निभाने में लापरवाही की तो हम कार्रवाई करने में जरा भी संकोच नहीं करेंगे। महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि सिर्फ अधिकारियों को निलंबित करना जवाब नहीं हो सकता। इस घटना पर राजनीति जो है वो पूरी तरह से तेज है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने बड़ा हमला बोला है। ठाकरे ने कहा कि प्रदेश में एक असंवेदनशील सरकार बैठी है जिसे लोगों की कोई परवाह नहीं है, और साथ ही विपक्ष ने महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया। तो सीएम शिंदे कहते हैं कि मामले में राजनीति भी हो रही है। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। पुणे के बदलापुर में स्कूल के अंदर बच्चियों के यौन शोषण मामले को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस को जमकर फटकार लगाई है। साथ ही मामले में पुलिस की कार्यशैली पर कई सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर हमें पता चला कि महाराष्ट्र पुलिस ने अपना कर्तव्य निभाने में लापरवाही की है तो हम कार्रवाई करने में जरा भी संकोच नहीं करेंगे। सवाल उठाते हुए कोर्ट ने आगे कहा कि बदलापुर पुलिस ने इस मामले को लेकर क्या काम किया। सिर्फ अधिकारियों को निलंबित कर देना इसका जवाब नहीं हो सकता। वहीं इस घटना पर राजनीति तेज है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने बड़ा हमला बोला है। मुंबई में बदलापुर की घटना पर बोलते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि मुझे नहीं पता कि गृह मंत्री कहाँ है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस की आलोचना करते हुए कहा कि वह एक लापरवाह गृह मंत्री है जिन्हें अपने लोगों के जीवन की परवाह नहीं है। ठाकरे ने कहा कि प्रदेश में एक असंवेदनशील सरकार बैठी है, वह जनता की परवाह नहीं करती और इतनी बड़ी घटना हो गई, प्रदेश के गृह मंत्री कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि बदलापुर की घटना को लेकर हुए प्रोटेस्ट के पीछे राजनीति है। महाविकास आघाड़ी द्वारा बंद बुलाने को लेकर उद्धव ठाकरे ने कहा कि बंद का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जागरूकता पैदा करना है। वहीं महाविकास आघाड़ी ने 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया है। महाराष्ट्र में महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचार, रेप की घटनाओं और सरकार पर असंवेदनशीलता का आरोप लगाते हुए महाविकास आघाड़ी ने 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया है। यौन उत्पीड़न की घटना को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।